काला होना क्या मेरा दोष है? बोलो बाबा, बोलो दीदी। भगवान ने अगर मुझे ऐसा बनाया है तो मेरा क्या दोष है? और मैं चाहे जैसी भी हूँ बाबा, मैं तो आपकी ही संतान हूँ और आपकी बहन हूँ दीदी। आप लोग क्यों मुझे हर घड़ी अपमानित करते हैं? बाबा, क्या आपके लिए सुंदरता का इतना ही मोल है कि मुझ जैसी काली लड़की को आप कोई महत्व ही नहीं देते? काली होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन तू जमींदार की बेटी है और जमींदार की बेटी को सुंदर होना ही शोभा देता है। हाँ, मेरी कामिनी ही मेरी एकलौती बेटी होने के लायक है और तू मेरी नालायक बेटी पता नहीं कैसे मेरे किस्मत में आ गई। छी छी छी। हमारे परिवार में सब बहुत सुंदर हैं, सिर्फ तुझे छोड़कर। तू इस जमींदार घराने की एकमात्र अभिशाप है, समझी? क्योंकि सब तो सुंदर हैं और तू ऐसी बदसूरत। बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जमींदार की बेटी सिर्फ मुझे ही होना शोभा देता है, इसकी तरह काली को नहीं। और बाबा, मुझे खबर मिली है कि गांव के लोग हमारे बारे में क्या कहते फिरते हैं। सब यही कहते हैं कि ये लड़की तो जमींदार की बेटी होने के लायक ही नहीं है। ए काली कलोटी, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? हमारा सारा झंझट खत्म हो जाता। तुझे इतनी बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी और ना ही हमें। तेरी वजह से इस जमींदार घराने की मान मर्यादा सब धूल में मिल जाएगी। बाबा, मैं आपकी इकलौती बेटी थी। आपको इसे जन्म लेते ही मार देना चाहिए था। जमींदार घराने को गंदा कर दिया है इस लड़की ने। बाबा, दीदी तो बिल्कुल ठीक ही कह रही है। आपने जन्म के समय ही मुझे क्यों नहीं मार डाला, तो फिर आपको इतना कष्ट नहीं होता और लोगों की बातें भी नहीं सुननी पड़ती। मैं जानती थी कि संतान तो सभी बराबर होते हैं, वो सुंदर हो या काली। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे अपने ही परिवार के लोग मुझे सिर्फ काले रंग के कारण सहन नहीं कर पाते। मुझे उठा लो भगवान, उठा लो। तुझे भगवान कभी नहीं उठाएगा, तो खुद क्यों नहीं मर जाती? तेरा मुंह देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और मुझ जैसी सुंदरी की तो वैसे भी बड़े अमीर जमींदार के यहाँ शादी होगी। सभी जमींदार चाहते हैं कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर हो, बिल्कुल मेरी तरह। उन्हें क्या पड़ी है तुझ जैसी काली से शादी करने की? वैसे भी तेरी शादी तो किसी दिहाड़ी मजदूर से होगी। एक वक्त खा पाएगी, दूसरे वक्त नहीं। दीदी, मेरे नसीब में जो है वही होगा। इंसान अपना नसीब तो नहीं तय कर सकता। अगर भगवान ने मेरी जोड़ी किसी मजदूर के साथ ही बनाई है तो वही होगा, इसमें तो किसी का हाथ नहीं। पर दीदी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा बहुत प्रार्थना करती हूँ कि तुम जैसे सुंदर लड़की की वैसे ही किसी बड़े जमींदार से शादी हो। तुम देखना दीदी, जीवन में बहुत खुश रहोगी। मेरे जितने भी सुख है ईश्वर तुम्हें सब कुछ दे दे और सबके दुख मेरे दुख के साथ मिल जाए, मैं यही चाहती हूँ। सुन, यहाँ पर कोई नाटक नहीं चल रहा है। यहाँ इतनी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी की वैसे भी बड़े और अमीर जमींदार के साथ शादी होगी। तू अपनी चिंता कर और हो सके तो अपना थोड़ा ध्यान रख। इस काली चमड़ी को थोड़ा सफेद करने की कोशिश कर। तू लोगों के सामने मेरा कितना नाक कटवाएगी, हे भगवान। कुछ दिन बाद जब मेरी बेटी के लिए रिश्ते वाले आएंगे, तब तुझे अगर देख लिया तो मेरी मान मर्यादा सब चली जाएगी। मैं क्या करूं? ओह बाबा, आपकी मान मर्यादा की चिंता करके ही तो मैं जमींदार घराने से कभी बाहर नहीं निकलती। खुद को हमेशा 4 दीवारों में ही समेट कर रखती हूँ। मैं काली थी, इससे मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन मुझे दुख ये है कि आपके मन में कभी जगह नहीं बना पाई। तू हमारे मन में कभी जगह बना भी नहीं पाएगी, समझी? क्योंकि मेरी माँ बाबा के मन में
तुझ जैसी काली के लिए कोई जगह नहीं है। जा जा, अब नाटक बंद करके हमारी नजरों से दूर हो जा, बदसूरत लड़की कहीं की। ठीक है दीदी, ठीक है बाबा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब से आपके सामने बहुत कम आने की कोशिश करूंगी। मुझ जैसी कुलक्षणी लड़की से आपका रिश्ता जितना कम रहेगा उतना ही आपका मंगल होगा। भगवान, मुझ जैसी बदसूरत लड़की का जन्म और किसी के घर में मत देना। मेरे इस रूप के लिए मेरा परिवार, मेरे माँ बाप और बहन कोई भी लोगों के सामने मुंह नहीं दिखा पाता। तुम तो पहले से सब जानते थे भगवान कि मेरा भविष्य ऐसा होगा, तो फिर क्यों मुझे इस दुनिया में भेजा? जन्म से ही लोगों की ताने सुनकर बड़ी हुई हूँ। मेरी दीदी को जब मेरे माँ बाप प्यार से बुलाते हैं तब मुझे बहुत दुख होता है। क्यों भगवान, क्यों? मेरे माँ बाप मुझे प्यार से क्यों नहीं बुला सकते? पर मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ सारे दुख, दर्द और तकलीफ मेरे ही नसीब में हो। उनके जीवन, उनके सारे सपने तुम पूरा करो भगवान, और हमेशा उन्हें खुश रखना। अच्छे इंसान की कोई कीमत नहीं है दुनिया में। हमेशा सुंदरता ही सर्वश्रेष्ठ होती है। सुबह से भूखी हूँ, अभी तक किसी ने मुझसे नहीं कहा कि 2 निवाले खा लो। क्या मैं इतनी नफरत के लायक हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? छोटी मालकिन, आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। ऐसे भूखे रहने से तो आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे। चलिए मालकिन, आप कुछ खा लीजिए। कृपया मेरी बात मान लीजिए मालकिन। मैंने नहीं खाया, ये बात तुम्हें किसने बताई और तुम्हें किसने भेजा है मेरे पास? सच सच बताओ। नहीं छोटी मालकिन, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद से आई हूँ। सुबह जब सब एक साथ खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तब मैंने आपको नहीं देखा, इसीलिए मैं खुद ही आई आपको ले जाने। कृपया मेरी बात मानिए छोटी मालकिन। हाय रे भगवान, तेरी कैसी लीला है। जहाँ मेरे माँ बाप और बहन ने मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, वहाँ तुम मेरे लिए क्यों आई? वो जैसी एक बदसूरत के साथ बात ही क्यों करती हो? किसने कहा छोटी मालकिन कि आप बदसूरत हैं? सिर्फ रंग गोरा होने से कोई सुंदर नहीं होता। मन की सुंदरता ही असली सुंदरता है। जब मेरे पति मर गए, छोटे बच्चों को लेकर अकेले हो गई थी, तब तो आपने ही मेरी बहुत मदद की थी। खुद खाना ना खाकर मेरे बच्चों को दिया था। आप जैसी दयालु हैं, वैसे ही निरअहंकारी। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में तुमने मुझे हंसा दिया। जहाँ तुम जमींदार की एक कामवाली होकर मेरी इतनी चिंता करती हो, वहाँ देखो मेरे जन्मदाता, मेरे जन्मदात्री, मेरी सगी बहन मेरी जरा भी चिंता नहीं करते। पर तुम्हारे प्रति मैं सचमुच आभारी हूँ कि तुमने मुझे इतने प्यार से याद रखा। यहाँ से चली जाओ तुम, वरना माँ, बाबा, बहन कोई देख लेगा तो फिर बहुत गुस्सा करेंगे। छोटी मालकिन, आप बिल्कुल दिल में दुख मत रखिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे इंसान और दयालु इंसान की हमेशा जीत होती है। आपके जीवन में बहुत सुख आएगा और एक दिन देखिएगा आप बहुत खुश रहेंगे। अपना ख्याल आपको खुद ही रखना होगा। अब चलिए छोटी मालकिन, कुछ खा लीजिए। चलिए, तुम्हारी तरह अगर सब ऐसा सोचते तो सब मुझे प्यार करते। मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई तो है जिसने मुझे थोड़ी दिलासा दी। मैं तुम्हारी बात मानूंगी। चलो अब मैं खाऊंगी। बहुत धन्यवाद आपका छोटी मालकिन कि मुझ जैसी तुझ की बात आपने सुनी। क्या जी, अभी तक तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? इतनी देर तक ऐसे चुप रहने से क्या किसी समस्या का समाधान होगा? चिंता तो मुझे भी कम नहीं है। हम क्या जवाब देंगे लड़के वालों को? और लड़का भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, नवाबपुर के इकलौते जमींदार का बेटा है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। जब जमींदार का बेटा मेरी बड़ी बेटी को देखने आएगा, तब हम कहेंगे कि छोटी बेटी हमारी काम वाली है
उसकी पहचान को न देना ही सबसे अच्छा होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। तुम क्या यूं ही जमींदार बने हो? तुम्हारे दिमाग में तो बहुत बुद्धि है जी, यही सबसे अच्छा होगा। उसकी पहचान अब से हम में से किसी को देने की जरूरत नहीं है। इस लड़की के जन्म लेने के बाद से ही मेरी चिंता हमेशा सिर्फ सिर पे घूमती रहती है, कहीं चली क्यों नहीं जाती ये, और अच्छा भी नहीं लगता। एकदम ठीक बात कही आपने। उसके लिए हमारी बड़ी बेटी का कितना नाम खराब होता है। हम सब तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो काली न जाने कहां से पैदा हो गई, वही समझ नहीं पा रही हूँ। पहले अगर जानती कि ऐसी एक लड़की मेरे पेट से जन्मेगी तो पेट में ही उसे मार डालती। मेरी बड़ी बेटी की तो जमींदार के बेटे से शादी होगी, और उस लड़की से कौन शादी करेगा, इसी चिंता में मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मेरे मन की बात तो तुमने मुंह से छीन ली। पता नहीं कौन सा पाप किया था जिसके लिए भगवान हमें ये सजा दे रहे हैं। मन करता है खाने में जहर मिलाकर उसे खिला दूं और मार डालूं, मर क्यों नहीं जाती कहीं जाकर, और अच्छा नहीं लगता उसके किस्से। अरे भाग्यवान, इंतजार करो इंतजार, उसे जल्द ही इस घर से भगा देंगे। सारी मुसीबत की जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। जितनी जल्दी हो सके इस जमींदार घराने से उसे भगाने का इंतजाम कीजिए। उसकी झंझटें और नहीं सही जाती, मर भी नहीं जाती कहीं जाकर, और मैं सहन नहीं कर सकती उसे। छी छी छी, पता नहीं क्या जन्म दिया मैंने। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। आज मैंने क्या सुन लिया अपने कानों से? क्या वो वाकई मेरे अपने माता पिता है? सच में क्या उन्होंने मुझे जन्म दिया था? नहीं नहीं, ये कभी संभव नहीं, क्योंकि अपने माता पिता कभी अपनी संतान के बारे में ऐसी बातें कर ही नहीं सकते। वो बार बार कह रहे हैं मेरी वजह से उनकी बड़ी बेटी की शादी न रुक जाए। इस घर में मैं इतनी बेकार क्यों हो गई? चांद, ओ चांद, क्या तुम मेरी बातें सुन सकते हो? तुम ही बताओ, अपने माता पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद कोई संतान क्या धीरज रख सकती है? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप मेरी वजह से बदनाम हो। बाबा ने कहा ना कि समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही उनकी समस्या का समाधान कर देती हूँ। अपनी बहन की शादी को मैं कभी रोकना नहीं चाहती, उसकी खुशी मैं कभी छीनना नहीं चाहती। मैं आज ये वेशभूषा छोड़कर एक साधारण लड़की बनकर इस घर से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे वजह से कभी किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ हो। आप सब हमेशा अच्छे रहना। आपकी ये कुलक्षणी और काली बदसूरत बेटी कभी भी आपके नजरों के सामने नहीं आएगी। सबको आजाद करके आज मैं जिधर नजर जाएगी उधर चली जाऊंगी। हाँ, उधर ही चली जाऊंगी। माँ, बाबा, दीदी, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों मेरे प्यार को तुम लोगों ने समझा नहीं? क्यों? अच्छे से रहना सब। विदा तुम सबको। मैं आज जा रही हूँ। किसी ने मुझे नहीं समझा, किसी ने भी मुझे नहीं समझा। सारी रात चलते चलते पैर जैसे अब चल ही नहीं रहे हैं। इतनी भूख लगी है कि क्या कहूँ। ये घर किसके है मैं नहीं जानती, पर उन्हें बुलाकर देखती हूँ, शायद कुछ खाना मिल जाए। पता नहीं मैं कितनी दूर चली आई हूँ। कोई है घर में? कोई है? मेरी थोड़ी मदद कीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं दूसरे गांव से आई हूँ, मेरी थोड़ी मदद कीजिए ना। कोई है घर में? अगर है
तो कृपया जवाब दीजिए। मैं एक लाचार लड़की हूँ, कृपया मेरी थोड़ी मदद कीजिए। कौन है रे तू बेटी? मुझ जैसी एक भिखारिन के घर पे क्या कर रही है? क्या चाहती है मुझसे? बोल बेटी, और तेरा घर कहाँ है? यहाँ आई कैसे? बता तो। इस गांव में तुझे तो कभी नहीं देखा। क्या तू खो गई है बेटी? सब कुछ खुलकर बता मुझे। मैं एक अमीर माँ बाप की बदनसीब संतान हूँ बूढ़ी माँ। काले होने के कारण वो मुझे कभी नहीं अपना पाए। ये क्या कह रही है रे बच्ची? तुझ जैसी ऐसे चांद से मुखड़े को वो अपना नहीं पाए? क्या वो सच में इंसान है? तुझे देखकर तो लग रहा है तू एक बहुत लक्ष्मीवंती लड़की है रे बच्ची। बूढ़ी माँ, इस दुनिया में अच्छे इंसानों की कोई कीमत नहीं है। सब सिर्फ सुंदरता के दीवाने हैं। चेहरे पर सफेद चमड़ी ना हो तो उनकी कोई कीमत नहीं होती, जैसे कि मेरे मामले में भी नहीं है। बेटी रे, ये सबके साथ नहीं होता रे बेटी। कुछ कुछ लोग थोड़े अहंकारी होते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा होता है कि उनके लिए सुंदरता ज्यादा मायने नहीं रखती। तुझे एक बात बताऊं बेटी, अगर तू बुरा ना माने तो। कहो ना बूढ़ी माँ, तुम जो कहोगी मैं वही सुनने को तैयार हूँ। कोई तो है जो मेरे साथ इतनी देर से बात कर रहा है। हमारे गांव में तो कभी मेरे साथ किसी ने ढंग से बात ही नहीं की। तेरी तरह मेरी भी एक बेटी थी रे, लेकिन बहुत साल पहले मेरी बेटी एक बीमारी में मर गई। तुझे देखकर ना मुझे उसी बेटी की याद आ रही है। तू मेरे साथ रहेगी बेटी? मेरी बेटी बनकर मैं तेरी बहुत ख्याल रखूंगी। मैं भिखारन हो सकती हूँ, लेकिन इंसान हूँ। सच सच कह रही हूँ बूढ़ी माँ? तुम मुझे रखोगी अपने पास? मैं तुम्हारे साथ रहने को राजी हूँ बूढ़ी माँ। मैं 100 बार तुम्हारे साथ रहने को राजी हूँ। तुम आज से मेरी माँ हो। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि तुझे क्या बताऊं बेटी। चल बेटी, अब तुझे घर ले जाकर कुछ खिलाऊं। मेरे पास कुछ खाना बचा है। बूढ़ी माँ, तुमने मुझे इतने जतन से खाना दिया। सच में मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं मुझे अपनी माँ जैसे लग रहा है। सिर्फ जन्म देने से ही क्या माँ बन जाते हैं? उसके बिना क्या माँ नहीं बना जाता? तुझ जैसी एक लक्ष्मीवंती लड़की की माँ बनकर मैं सचमुच गर्वित हूँ रे। सुन रे बेटी, तू खाना अच्छे से खा ले। मुझे थोड़ी देर में मोहल्ले में निकलना होगा। माँ, तुम्हें मैं और भीख मांगने नहीं दूंगी। तुम्हारी उम्र हो गई है माँ। तुम्हारी ऐसी जवान बेटी होते हुए तुम क्यों लोगों के घर भीख मांगोगी? मैं कल से काम ढूंढूंगी ताकि कोई एक काम मैं कर सकूं। नहीं तो मैं खुद ही कुछ करूंगी माँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आखिरी उम्र में ऐसा सुख मिलेगा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुन रे मालती, मेरे पति की एक जमीन थी। वो जमीन बहुत समय से पड़ी है। उसमें कोई खेती नहीं करता और मैंने भी उसमें कभी हाथ नहीं लगाया, बेचा भी नहीं, क्योंकि मेरे पति की वो निशानी मैंने रख दी है। तू और मैं मिलकर उसी जमीन पर खेती करेंगे। तब तो बहुत ही अच्छी बात है माँ। वो जमीन होने से हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। उस जमीन पर अगर हम कुछ उगाएंगे, उससे जो पैसा आएगा, उस पैसे से हम साल भर घर चला सकते हैं। हाँ मालती, तूने बिल्कुल ठीक बात कही है। मेरे पति जब खेती करते थे, उस जमीन पर बहुत अच्छी फसल होती थी, लेकिन बूढ़ी होने के बाद से उस जमीन पर तो एक कुदाल भी नहीं चला पाती। फिर पति के बाद बेटी भी मर गई। उसके बाद मैं टूट ही गई थी, लेकिन तू आ गई है। अब कोई चिंता नहीं मेरी। माँ, अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं। तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ गई है।
अब तुम्हारे आराम करने का समय है माँ। जितने काम है सब मैं करूँगी, तुम सिर्फ मुझे थोड़ा प्यार देना और कुछ नहीं। तू तो मेरी बेटी है रे बच्ची, तुझे प्यार ना करके क्या रहा जाएगा, बता तो। माँ, तुम्हारी बेटी रूपा इस जमींदार घराने में कहीं नहीं मिल रही है। क्यों, कहाँ चली गई तुम्हारी बेटी? मैं एकदम निश्चिंत हूँ। तुम्हारी बेटी शायद कहीं गिरकर मर गई है, नहीं तो कहीं चली गई है। खैर, बहुत अच्छा हुआ सुबह दासी आकर मुझे यहाँ खबर दी। बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है। हमारे रास्ते का कांटा अब हट गया है। वाह वाह, सुबह उठकर ऐसी सुंदर खुशखबरी सुनने को मिलेगी, कभी उम्मीद ही नहीं की थी। अब लोगों को मुंह दिखाया जा सकेगा। एकदम ठीक बात कही है माँ, और मेरी शादी भी बहुत अच्छे से होगी। तेरे ससुराल वालों के सामने और हजारों सवाल का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा हमें। निश्चिंत होकर तेरी शादी कर पाएंगे हम। वो रूपा जाकर हम लोगों की चिंता से पूरी तरह आजाद कर गई है, वरना उस लड़की को लेकर मुझे हमेशा कितना चिंता होता था। वो तुम्हें कैसे समझाऊं। रास्ते का कांटा हट गया है, अब हम निश्चिंत रहेंगे। आज 2 दिन हो गए मैं घर छोड़कर यहाँ चली आई हूँ। माँ, बाबा, दीदी की बहुत याद आ रही है मुझे। मैं जानती हूँ मेरी बात उन्हें एक बार भी याद नहीं आती होगी। वह सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए होंगे, पर उनके मन की इच्छा पूरी कर पाने पर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं अपने परिवार को कलंक मुक्त कर पाई हूँ, यही बहुत है। तुम सब हमेशा अच्छे से रहना माँ, बाबा, दीदी, बहुत अच्छे रहना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करूंगी, मैं हमेशा प्रार्थना करती रहूंगी। अरे, इस लड़की को तो हमारे गांव में पहले कभी नहीं देखा। यह कौन लड़की है? इतनी सुंदर 2 आंखें, उसका मुंह देखने में कितना भोला लग रहा है। वो मैं कैसे समझाऊं? मुझे जानना ही होगा। कौन है यह गुणवती? वो कहाँ रहती है और किसके साथ रहती है? मुझे सब पता करना होगा। मुझे लग रहा है मेरे सपनों की इंसान मुझे मिल गई है। बहुत जल्दी तुमसे मेरी बात होगी गुणवती, बहुत जल्दी। मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ। अगर मुझे देख लेगी तो फिर कुछ सोच सकती है। अच्छी रहना गुणवती, तुमसे बहुत जल्दी मेरी मुलाकात होगी, बहुत जल्दी। ए रूपा बेटी, देख रही हो वो धान की जमीन? यही मेरे पति की जमीन थी। देख रही हो ना बेटी, जमीन में फसल ना उगने से ये कैसी हो गई है। इस जमीन में क्या इस कमजोर शरीर के साथ कोई काम कर सकती हूँ? तू बता बेटी। माँ, इस जमीन में अगर कुछ सब्जियाँ उगा दे तो बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है। मुझे ये जमीन बहुत उर्वर लग रही है। कल से ही इस जमीन पर काम शुरू कर दूंगी। लेकिन माँ, सब्जी पौधों के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे, वरना तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। पैसे की चिंता तू बिल्कुल मत कर बेटी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, भीख से थोड़ा बहुत बचा के रखा था। उसी से हम सब्जियों का पौधा खरीद कर यहाँ रोपण कर लेंगे। मैंने जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरे बाबा यानी मेरे पति की जमीन पर कभी फसल उग सकेगी। माँ, मैं तुम्हारी अपनी बेटी नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो। सचमुच माँ, सिर्फ जन्म देने से ही माँ नहीं बना जाता। माँ बनने के लिए आत्मा का रिश्ता होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर है। मैं चाहती हूँ माँ कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता दूं। हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही बात कही है। मेरी बेटी मर गई थी तो क्या हुआ, मेरी बेटी तुझ में फिर से लौट आई है। तू ही मेरी सब कुछ है। तुझे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा माँ, तो अब घर चले? घर जाकर हमें बहुत सारा काम भी तो करना है ना। बेटा, हमारी बेटी कामिनी को हमने बचपन से बहुत प्यार से पाला है।
हम सिर्फ अपनी बेटी को ही तुम्हारे हाथों में नहीं दे रहे हैं, हम पूरा प्यार तुम्हारे हाथों में दे रहे हैं बेटा। तुम कृपया उसका ख्याल रखना। हमारी बस एक ही बेटी है, ये तो तुम पहले से ही जानते हो, इसीलिए उसके प्रति हमारा थोड़ा ज्यादा ही था। आप इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी मेरे पास खुश रहेगी और जैसा आपने कहा था सारा बकाया आप मुझे समय पर दे देना, तब आपकी बेटी मेरे पास और भी खुश रहेगी। समझे मेरी बात? अरे बेटा, मैं तो तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। मैंने तो वादा किया है, जो तुम्हारा बकाया है उसका आधा तो अभी दे दिया और आधा शादी के बाद दे दूंगा। बस 2-3 दिन सब्र करो, मैं तुम्हारा बकाया समय पर भेज दूंगा। हमारी लाडली बेटी का दामाद हमसे कुछ मांगे और हम उसे ना दें, ये भला कैसे हो सकता है? तुम बस मेरी बेटी को खुश रखना, तुमसे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। अरे खुश रहेगी, इतना चिंता मत कीजिए। और मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, नवाबपुर के जमींदार का बेटा हूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपकी बेटी मेरे पास बहुत खुश रहेगी। अच्छा, अब बहुत हो गई बातें, अब हमें जाना चाहिए। बेटी कामिनी, तू अपना ख्याल रखना और कुछ दिनों बाद अपने माँ बाबा को देखने आ जाना। तू नहीं है तो हमारा कोई नहीं है बेटी। तेरी बहुत याद आएगी बेटी, बहुत याद आएगी। ओहो, मैं तो कह चुका हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है। आप लोग बस बातें बढ़ाए जा रहे हैं। लगता है जैसे जिंदगी में कभी बेटी से बात ही नहीं की। गुस्सा मत करो बेटा, इकलौती बेटी है ना, इसीलिए मन नहीं मान रहा है, इसीलिए हमारी बातें बढ़ रही हैं। अच्छा बेटी कामिनी, तो सावधान रहना बेटी, और तुम लोग भगवान का नाम लेकर अभी निकल पड़ो, यहाँ और समय बर्बाद मत करो। ठीक है माँ, ठीक है बाबा, मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए। समय मिलते ही आप लोगों को देखने आ जाऊंगी। मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम लोगों के पास तो किसी चीज की भी कमी नहीं है, इसलिए इतना चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। घर में पहले जो परेशानी थी उसकी चिंता करते थे, अब तो वो भी नहीं है। और मैं तो पूरी तरह चली नहीं जा रही हूँ। मैं तो तुम्हें देखने आ जाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ माँ। बाबा। अरे तुम राजू बेटा हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुमसे मेरी कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है। तुमने जो मेरी मदद की थी उसे क्या मैं कभी भूल सकती हूँ? बताओ। अरे दादी, मैं आपको साफ साफ पहचान रहा हूँ। लेकिन दादी, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके साथ ये जो हैं, ये कौन हैं? मैं तो जानता था कि आपके परिवार में और कोई नहीं है। कृपया इनका थोड़ा परिचय दीजिए ना दादी, मुझे बहुत जरूरत है। बेटा, ये मेरी बेटी रूपा है। रूपा को मैं अपनी बेटी की ही तरह प्यार करती हूँ। उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है बेटा। वो ऐसी नहीं थी बेटा, वो बहुत अमीर घर की बेटी थी, लेकिन उसके रंग का थोड़ा सांवला होने के वजह से उसके परिवार में कोई उसे बर्दाश्त नहीं करता था। बहुत अत्याचार भी किया बेटा, इसीलिए मेरी रूपा बेटी सह नहीं सकी, इसीलिए चली आई। फिर नसीब से मेरी उससे मुलाकात हुई। ये क्या बोल रही हो दादी? क्या सिर्फ गोरी चमड़ी से कोई सुंदर हो जाता है? उसके चेहरे में जो मासूमियत है वो क्या किसी और में है? आप ही बताइए दादी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ दादी, अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत हिम्मत करके ये बात कहने आया हूँ। बोल ना बेटा, क्या बात है? तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के तो अच्छी बात ही बोलेंगे, तुम तो उल्टा फुल्टा कुछ नहीं बोल सकते। दरअसल दादी, मैंने एक दिन रूपा को तालाब के किनारे देखा था। उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि जिंदगी में अगर किसी से शादी करूंगा
तो वो रूपा से ही करूँगा। कृपया मुझे मना मत कीजिएगा दादी, मैं तो रूपा से सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। रूपा, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। वो तो मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन मैं क्या बोलूँ। बता, रूपा अगर राजी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप उसे मान ले तभी मैं आपसे शादी करूँगी। बोलो ना रूपा, क्या शर्त है? मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। मैं किसी भी शर्त पर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मेरी शर्त ये है कि जब आप मुझसे शादी करेंगे तो मेरी माँ भी हमारे साथ जाएगी, क्योंकि माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। माँ के बिना मैं कभी नहीं रह सकूंगी। अरे रूपा, ये कैसी बात है? माँ के बिना हम कहीं क्यों जाएंगे? जहाँ भी रहेंगे, जिस हाल में भी रहेंगे, माँ भी हमारे साथ रहेंगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। माँ, रूपा, ये मेरा छोटा सा कुटिया है। तुम लोग यहाँ रह सकोगी ना? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। ये सब तुम क्या बात बोल रहे हो? ये कुटिया कुटिया नहीं है, मेरे लिए तो ये राजमहल है। और जहाँ प्यार हो वहाँ कुटिया में ही क्यों, पेड़ के नीचे भी रहा जा सकता है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम बहुत अच्छे से यहाँ रह सकेंगे। लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात बोलनी है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुमसे वो बातें बोल सकूं। हाँ, क्या बात है? बोलो रूपा। सुनो ना, मेरे माँ के पास एक जमीन है। मैं सोच रही थी कि अगर वहाँ सब्जियाँ उगा दे तो साल भर का खाने का खर्च आसानी से निकल जाएगा। अगर हम दोनों मिलकर सब्जी का बगीचा बना ले तो बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। हम तीनों के पास भले कुछ ना हो, लेकिन वो जमीन तो हमारे भरोसे है ना। उसी जमीन से हमें साल भर का खाने का खर्च निकालना होगा। तुम क्या बोलते हो? अरे रूपा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल राजी हूँ। मैं तो 100 बार राजी हूँ इस बात पर। देखो रूपा, हमारी खेत की जमीन में कितना सुंदर सब्जियां उग गई हैं। साथ में काम करने से काम कितना आसान हो जाता है और उत्पादन भी कितना अच्छा हो जाता है। इस सब्जी की खेती का असली योगदान तो तुम्हारा है। मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी मदद की है। तुम ना होते तो अकेले मैं जरूर कर लेती, लेकिन इतना अच्छा फसल कभी नहीं होता। सचमुच ये माननी पड़ेगी, तुम जैसे पति के रूप में कमाल हो, वैसे ही काम में भी कमाल हो। सचमुच मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत तो मैं भी कम नहीं हूँ। तुम्हारे जैसी सीधी सादी पत्नी तो इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भगवान से बस यही दुआ है कि हमारे छोटे से खुशहाल घर को किसी की नजर ना लगे। नहीं नहीं, नजर नहीं लगेगी। चलो ना, यहाँ से कुछ सब्जियाँ लेकर बाजार में बेच दे, फिर कुछ सब्जियाँ थोक में भी बेच देंगे। इससे लोगों का भी कुछ भला हो जाएगा, हमारे घर में भी पैसे आ जाएंगे। अच्छा चलो रूपा, यही करते हैं। सचमुच तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं है। तुम एकदम लाजवाब पत्नी हो, लाजवाब। अरे दरोगा बाबू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किस लिए आए हैं? जरा बताइए तो। हम सरकार के तरफ से आए हैं। आपकी जो जमीन जायदाद और आपकी जो जमींदारी है, ये सब गैर कानूनी है। आपको आज ही ये सब छोड़कर जाना होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? जो आप बोल रहे हैं, क्या उसे सोच समझकर बोल रहे हैं? हमारी जमींदारी गैर कानूनी कैसे हो सकती है? आप कृपया थोड़े अच्छे से खोजबीन कर ले। क्यों जी, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो इनसे? ये क्या बोल रहे हैं? क्या तुम सुन नहीं रहे हो? इनसे बोलो कि हम कानूनी हैं।
यहाँ कोई गैर कानूनी जमींदारी नहीं है। वो और क्या ही बोलेंगे, क्योंकि चोर तो मन ही मन जानता है। आपने अभी तक कोई उनकी बात जानी है? वो सब कुछ जानते हैं। ये जमींदारी सब गैर कानूनी है। इन्होंने हड़प कर जमींदारी बनाई है। क्यों जमींदार साहब, बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए जरा, जवाब दीजिए, वरना हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। दरोगा जी, कुछ पैसे देकर मामला सुलझ सकता है क्या? थोड़ा देखिए ना, किसी को खबर न हो, वरना सब सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। हम तो बर्बाद हो जाएंगे दरोगा जी। आप मुझे पैसे का लालच दे रहे हैं? आपकी इतनी हिम्मत! एक सरकारी अधिकारी को पैसे का लालच देने का सजा क्या हो सकती है आप जानते हैं? मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ, समझे? आज ही इस जमींदारी और हवेली को छोड़कर आप लोग चले जाइए। इस गांव की सारी जमीन जायदाद, आपकी जमींदारी हवेली सब छीन गई है। कल तक मैं जहाँ जमींदार की पत्नी थी, आज मैं सड़क की भिखारिन बन गई हूँ। मेरी किस्मत फूटी है। पता नहीं मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मैं नहीं समझ पाया कि बाद में ये समस्याएं बन जाएंगी। शादी के वक्त अगर मुझे पता होता कि तुम इस गांव के गैर कानूनी जमींदार हो, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। लेकिन जो सर्वनाश होना था वो बुढ़ापे में हो गया। अब बोलो, तुम जवाब दो, हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई भिक्षा भी नहीं देगा। लोगों पर जितना अत्याचार किया है वो कहने लायक नहीं है। क्यों परेशान हो रही हो भाग्यवान? अपनी बेटी कामिनी के पास चले जाएंगे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी हो जाएगी। उसे हमने कितने प्यार से पाला है। बिल्कुल ठीक बात कही तुमने। चलो, हम अपनी बेटी कामिनी के पास चलते हैं। उसके पास जाने से जरूर रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तू देखेगी तो हैरान हो जाएगी। बेटी कामिनी बहुत दुखी हो जाएगी अपने माँ बाबा की ये हालत देखकर। हम तेरे पास आ रहे हैं कामिनी, हम आ रहे हैं। कौन कौन कौन? हाँ, कौन हो तुम लोग? तुम लोग कौन हो? तुम लोगों का चेहरा मेरे माँ बाबा जैसे क्यों है? क्या तुम लोग मेरे माँ बाबा हो? तुम लोगों की ये हालत क्यों है? तुम लोगों के साथ हुआ क्या है? भिखारी जैसे हालत, जल्दी बोलो, तुम लोगों को क्या हुआ है? और तुम मेरे ससुराल में इस हालत में क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो, वरना मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खो दिया हमने। हमारी जमींदारी तो गैर कानूनी साबित हो गई थी। हमें कुछ भी लेने नहीं दिया, कुछ भी लेने नहीं दिया। हम तो बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं बेटी। हम कहाँ जाएं, क्या करें? इसीलिए तेरे पास आए हैं। तू हमारा आखिरी सहारा है बेटी, तू हमारा आखिरी सहारा है। तुझे हम कितने प्यार से पाले हैं। तू हमें अपने पास जगह दे दे बेटी, जगह दे दे, वरना हम भीख मांगकर गुजारा नहीं कर सकेंगे बेटी, नहीं कर सकेंगे। तो तुम लोग क्या पागल हो या दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी इस हालत को अगर मेरे ससुराल में कोई भी देख ले तो मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? बोलो, सब मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तुम्हारे बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ। मेरे ससुराल में आकर परेशानी मत करो बाबा, दया करो। मतलब तू क्या बोल रही है कामिनी? तुझे प्यार करने का ये इनाम? तेरी खुशी के लिए मेरी छोटी बेटी घर से चली गई थी। सिर्फ घर से चली गई ऐसा नहीं है, उससे पहले हमने उसे कितना काला कहकर कितना अत्याचार किया था, सिर्फ तेरे भले के लिए। लेकिन अब तू हमें स्वीकार नहीं कर रही है। मैं ऐसा दिन देखूंगा कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था। तुम लोगों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी से पहले मैं जरूर तुम्हारी बेटी थी, लेकिन अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। इसलिए कृपया यहाँ से चले जाओ। मैं तुम लोगों को अपने पास कभी नहीं रख सकूंगी। कामिनी, ओ कामिनी, तुम किससे बातें कर रही हो? अरे किसी से नहीं, बाहर दो भिखारी खड़े हैं, उनसे थोड़ी बात कर रही हूँ।
कि आज भीख नहीं मिलेगी। तुम बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। पहले इन्हें यहाँ से भगा दूँ। माँ बाबा, मैं तुम लोगों को अनुरोध कर रही हूँ, जल्दी यहाँ से चले जाओ। मेरा पति अभी यहाँ आ जाएगा। अगर तुम लोगों को इस हालत में देख ले तो मेरी इज्जत चली जाएगी। जल्दी जाओ, जल्दी यहाँ से जाओ कह रही हूँ। यहाँ एक पल भी मत रुको। कुछ ना कुछ करके तुम लोग अपना गुजारा कर लो। मैं जा रही हूँ। भगवान सजा दे रहा है, समझे? हमें भगवान ही सजा दे रहे हैं। हमारे बुरे कर्म, अपराध और नीच हरकत की सजा है ये। हमारी छोटी बेटी हमसे कितना प्यार करती थी, कुछ बोलने पर भी जवाब नहीं देती थी, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया? कामिनी के खुशी के लिए हमने उसकी पहचान किसी को कभी नहीं दी, लेकिन जिसकी खुशी के लिए हमने ये सब किया वही आज हमें सहारा नहीं दिया। भाग्यवान सहारा नहीं दिया, उसने हमारी पहचान नहीं दी। आज तो दिल बिल्कुल टूट गया है, टूट गया है। हमने ये क्या किया? अपनी छोटी बेटी के साथ क्या किया? पता नहीं जी, पता नहीं। हमारी छोटी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? इस जंगल को पार करके और एक गांव है, वहां जाकर देखती हूँ कोई मदद मिलती है या नहीं। बहुत प्यास भी लग रही है। घर में कोई है? हमें थोड़ा पानी दे दीजिए ना, हमें बहुत प्यास लगी है। हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमारी थोड़ी मदद कीजिए, हमें थोड़ा पानी दीजिए। माँ, माँ, बाबा, बाबा, तुम लोग, और तुम लोगों की ऐसी हालत क्यों है? माँ, बाबा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा, बोलो ना, तुम लोग यहाँ कैसे आए? बेटी रूपा, तू यहाँ क्या कर रही है बेटी? मेरी बात बाद में होगी बाबा। माँ, पहले तुम लोग अपनी बात बोलो। बाबा, माँ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी ये हालत, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखूंगी। माँ, बाबा, बोलो, बोलो ना माँ। बाबा, ऐसी हालत क्यों है? हमने सब कुछ खो दिया बेटी, सब कुछ खो दिया। हमारी जमींदारी, पैसे, धन संपत्ति, नाम, खयाती, सब कुछ खो दिया। अब मैं और तेरे बाबा सड़क के भिखारी बन गए हैं बेटी, सड़क के भिखारी। जिस बेटी की खुशी के लिए तेरे सुख को हमने बलिदान कर दिया था, उसी बेटी ने आज हमें ठुकरा दिया, हमें स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। हम जानते हैं ये पाप का फल है, तेरे साथ पाप का फल। वैसे बेटी, तेरे साथ ये कौन है? इनका परिचय तो दी नहीं। माँ, पिताजी, मैं आपकी बेटी का पति हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ माँ, पिताजी। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हमारे साथ यहीं रह जाइए ना, पूरी जिंदगी भर के लिए। मेरे पास तो 2 माँ हो जाएंगी और एक पिताजी। सच बोल रहे हो बेटा? हमें अपने साथ रखोगे? हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। हमारी रूपा क्या हमें स्वीकार करेगी? बेटा, बोलो ना। आप नहीं जानती माँ, रूपा हर दिन आपकी बात कर कर सोचकर बहुत रोती थी। बाबा, माँ, आप मुझे मार भी डालते तब भी मैं आप लोगों को माफ कर देती, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है। वो कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकूंगी। हमारे पास आ हमारी बेटी, हमारे पास आ। हमने कितना गलत किया है तेरे साथ, भगवान भी ये माफ नहीं करेगा।